जीवन के कई रंग हैं। इसमें दुख है, सुख है, कष्ट है, आनंद है। मायूसी है तो गुलजार जीवन का शोर भी है। नाउम्मीदी है तो कभी चमत्कारों के रस में घुली किलकारियां भी हैं। हम सभी जीवन के ऐसे कई रंगों से गुजरते हैं, लड़ते, जूझते, हंसते, गाते, केवल उस बिंदु तक पहुंचने के लिए जहां से आगे का रास्ता किसी को नहीं पता। यानी कि हम जीवन के इस बिंदु से इस बिंदु के बीच तो सब कुछ जानते हैं, परंतु इस बिंदु से एक नए जन्म के बीच के सफर को नहीं। यानी हम में से कुछ को पुनर्जन्म की घटनाएं तो याद रहती हैं, परंतु पिछली मृत्यु और अगले जन्म के बीच की घटनाएं नहीं। हम कहां जाते हैं, वहां क्या होता है, कैसे फिर एक नया जन्म होता है, यह सब एक जीवित शरीर के लिए रहस्य है। बेशक इस रहस्य को हमारे धर्मों में कई प्रकार के अलग अलग चित्रणों से समझाया गया है। हम इन्हीं चित्रणों के सैद्धांतिक और तार्किक विश्लेषणों से इन दो बिंदुओं के बीच के सफर को प्रकाश में लाने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे कि जीवन के उस पार हमारी चेतना का क्या वजूद रहता है। क्या वो जीवन की तरह आजाद चेतना के रूप में परलोक के सफर को महसूस कर पाती है, या वह महसूस तो करती है परंतु जीवन की तरह नहीं, बल्कि एक बुलबुले में कैद ख्वाब की तरह जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं। हमारा यह नजर आने वाला ब्रह्मांड, पृथ्वी, जीव जगत, हमारा जीवन सब कुछ समय के निश्चित अंतराल पर होते नियमित परिवर्तन को दर्शाता है। जैसे आप भले ही कुछ ना करें, परंतु फिर भी आपके सामने मौजूद कोई भी परिणाम आपके शरीर, आपके जीवन के साथ लगातार परिवर्तित हो रहा होता है। समय का यही निश्चित परिवर्तन हमारे भौतिक संसार की रचना करता है, जो हमारे वर्तमान को लगातार एक ही गति पर गतिमान रखते हुए हमें जीवन का एहसास कराता है, या जिसे हमारी चेतना महसूस कर पाती है। इसके विपरीत यदि कोई एक ऐसा परिवर्तन है जिसके बीच समय का कोई भी नियमित अंतराल नहीं है, जैसे एक पल पहले यह एक बीज था, तो दूसरे पल में अब यह एक पेड़ है, तीसरे पल में अब ना तो वहां बीज है और ना ही पेड़, तो चौथे पल में वहां एक पेड़ है जिसके चारों ओर घर बने हुए हैं। इन चारों घटनाओं में समय के निश्चित अंतराल पर होता नियमित परिवर्तन का अभाव साफ साफ नजर आता है, क्योंकि जाहिर तौर पर आप भौतिक संसार में एक पल में एक बीज को पेड़ में और अगले पल में उसे गायब होता नहीं देख सकते। हमारी चेतना के परे होते ऐसे सभी परिवर्तन जिनके बीच समय का कोई निश्चित अंतराल नहीं है, हमारे लिए हमेशा अदृश्य ही रहेंगे। जैसे हमारी जीवात्मा, जो हमारे साथ होते हुए भी हमें कभी भी नजर नहीं आती है, क्योंकि आपकी आंखें और बाकी इंद्रियां केवल उसे महसूस कर सकती हैं जो संपूर्ण है, जो नियमित है। परंतु एक जीवात्मा या भौतिक संसार पर समय का कोई निश्चित परिवर्तन का नियम लागू नहीं होता। तो जब भी किसी का जन्म इस संसार से इस संसार में होता है, तो उसका रूपांतरण अनिश्चित परिवर्तनों की अनुकूलता से भौतिक संसार के निश्चित परिवर्तनों की अनुकूलता में होता है। इसी अनुकूलता के कारण विकसित हुई उसकी चेतना केवल भौतिक परिवर्तनों को ही ऑब्जर्व करने के काबिल होती है, और फलस्वरूप किसी को भी परलोक के सफर या जर्नी की कोई याद नहीं रहती। यानी कि कोई या तो इस पक्ष में रह सकता है या इस पक्ष में, और साथ ही वह जिस पक्ष में भी होगा उसी की अनुकूलता का नियम उस पर लागू होगा, जिसके अनुसार उसकी चेतना होगी। परंतु जीवन से परलोक में जाने पर चेतना में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? क्या परलोक में जीवन से जुड़ी यादें बनी रहती हैं, या वहां चेतना का कोई नया स्वरूप सामने आता है? इसे समझने के लिए हमें जीवन के बाद परलोक की यात्रा और नए जन्म के बीच के चरणों को समझना होगा। परंतु इससे पहले हमें भौतिक शरीर और जीवात्मा के बीच क्या संबंध है, ये किस प्रकार कार्य करता है, इसे जानने की आवश्यकता है। यदि आप इन टर्म्स को जानते हैं या आपने इस सीरीज के सभी वीडियोस देखे हैं, तो आप सीधे ही इस टाइम स्टैम्प से मुख्य विषय को जारी रख सकते हैं।
हमारे शरीर या किसी भी भौतिक परिणाम का निर्माण कई अरब कीज के एक बहुत विशाल समूह से होता है जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, जिनमें से कुछ कीज समय में होते परिवर्तनों को निश्चित और नियंत्रित करती हुई सम्मिलित रूप से एक काया के रूप में दर्शाती हैं। यानी इन कीज के बीच समय की गति निश्चित होने से होने वाला परिवर्तन हमेशा नियमित और आगे की दिशा में होगा। इन्हीं कीज के संयुक्त रूप को हम इस भौतिक संसार में प्रत्येक परिणाम की आकृति, रंग, स्वाद इत्यादि से पहचानते हैं, जिसमें आपका शरीर भी शामिल है। ये सभी कीज उस परिणाम की प्राइमरी इंफॉर्मेशन कहलाती है। साथ ही वे सभी कीज जो उसकी प्राइमरी इंफॉर्मेशन का हिस्सा तो नहीं है, परंतु स्वतंत्र रूप से उसकी प्राइमरी इंफॉर्मेशन में शामिल किसी न किसी की से वैल्यू का आदान प्रदान कर उसे प्रभावित कर रही है, वे सभी कीज उसकी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन के रूप में उस परिणाम की भौतिक अवस्थाओं को परिवर्तित करती हुई उसके कर्मों को निर्देशित करती है। इसके अलावा वे सभी कीज जो ना तो प्राइमरी और ना ही सेकेंडरी इंफॉर्मेशन का हिस्सा हैं, वे सभी कीज उस जन्म ले चुके परिणाम के लिए फॉरबिडन कीज कहलाती हैं, जिसे पाथ इंफॉर्मेशन इंडेक्स कहते हैं, जिसमें इस ब्रह्मांड के पहले और इसकी शुरुआत से अब तक हुए परिवर्तनों संबंधी करोड़ों जानकारियों का खजाना छिपा है। और साथ ही वे जानकारियां भी मौजूद हैं जो हमारे इस संसार, इस ब्रह्मांड के परे स्थित दूसरे अन्य ब्रह्मांड और वहां मौजूद अन्य परिणामों के रहस्यों से पर्दा उठा सकती हैं। पिंडेक्स की ये जानकारियां एक दिव्य अलौकिक शक्तियों के रूप में सदैव आपके साथ रहती हैं, ठीक उस ईश्वर की तरह जिसे किसी न किसी रूप में आप बाहर तलाशते हैं। और केवल साथ ही नहीं, बल्कि आपके वर्तमान से आती जानकारियों से आपकी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन में बनते अर्थ के प्रभाव को भी नियंत्रित करती हैं। यानी कि एक पूरे इंसाइक्लोपीडिया की तरह अरबों जानकारियों का यह समूह निश्चित करता है कि वही भौतिक अवस्था प्रत्यक्ष हो जिससे बनता एक निश्चित अर्थ आपको वही कर्म करने पर मजबूर करे जो पहले से निश्चित हो चुकी घटनाओं को जन्म दे सके। और इन सभी कार्यों को निश्चित होने के लिए पाथ इंफॉर्मेशन इंडेक्स लगातार आपके वर्तमानिक जानकारियों का आपकी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन में पड़ने वाले प्रभाव से हर संभावित परिणाम, घटनाओं की गणना और प्रत्येक परिणाम और घटनाओं से होने वाले नए परिवर्तनों की गणना कर उस सबसे सटीक अर्थ को जन्म देती है जो आपकी जीवात्मा के उद्देश्यों या कॉजेस को पूरा करने में मददगार होगा। और फलस्वरूप आप इसी अर्थ को अपनी भौतिक जानकारियों से जोड़कर कर्म करते हैं। इसे यदि आसान शब्दों में कहें तो आपकी वर्तमानिक परिस्थिति को दर्शाता यह पल कई संभावनाओं में से चुना गया सबसे बेस्ट पल है, जो आपके गुजरे कर्मों का आपकी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन पर बने प्रभाव को दर्शाता है। और सही मायनों में यही ईश्वर का वास्तविक वजूद है, जो आपके अनुसार कार्य करे, ना कि ईश्वर के सार्वभौमिक सत्य के अनुसार। प्राइमरी इंफॉर्मेशन को पूरा करती कीज के बीच समय का जब एक निश्चित अंतराल पूरा होता है तो एक निश्चित परिवर्तन का जन्म होता है। यह परिवर्तन आपके द्वारा किए कर्मों से, किसी घटना या जन्म लिए किसी परिणाम से आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी इंफॉर्मेशन को पूरा करती कीज की बदली हुई अवस्था दर्शाता है, जिसके अनुसार आप अपने शरीर और अपने जीवन को लगातार बदलता हुआ देखते हैं। प्रत्येक अंतराल में हुआ यह परिवर्तन एक स्पिन साइकिल कहलाता है, जो प्रत्येक परिणाम की भौतिक अवस्था और उसके लिए गुजरते समय की गति के अनुसार अलग अलग होती है। प्रत्येक स्पिन साइकिल में हुए परिवर्तनों की यह अवस्था नए वाइब्रेशन के रूप में कुछ नई कीज को जन्म देती है, जो क्लिपिंग कहलाती है। यह क्लिपिंग फिर एक नई शुरुआत के लिए एटर्निटी में एक खास स्थान पर पहुंचती है, जो इंफॉर्मेशन ग्रुप्स कहलाते हैं, जहां वे अन्य क्लिपिंग के साथ जुड़ के अब तक हुए परिवर्तनों की एक नई अवस्था स्वरूप में एक नए कोड को पूरा कर एक नए भौतिक परिणाम के रूप में जन्म लेती हैं, जो पिछली पीढ़ी से एक कदम आगे और बेहतर होगा। मृत्यु और जीवन के बीच के सफर को जानने के लिए हमें ऐसी ही क्लिपिंग से जुड़ना होगा, यानी उस अंतिम क्लिपिंग से जिसके पश्चात एक शरीर के जीवन का वजूद अस्तित्व में नहीं रहता, क्योंकि यही वह समय होता है जब मृत्यु को प्राप्त हो चुके व्यक्ति की चेतना भौतिक नियमित चेतना को छोड़ अभौतिक अनियमित चेतना में प्रवेश कर अपने अभौतिक भाग को उन जानकारियों के रूप में महसूस करता है
जो उसी के कर्मों से परिवर्तित हुई हैं। लेकिन यह चेतना नियमित चेतना से पूरी तरह उलट एक बुलबुले की तरह होती है, जिसमें उस क्लिपिंग में मौजूद सभी कीज के वाइब्रेशन एक खास पैटर्न में जुड़ के उसके जीवन की यादों, घटनाओं और कर्मों से हुए परिवर्तनों के अभौतिक भाग को दर्शाते हैं। आजाद हुई यह अंतिम क्लिपिंग क्योंकि उसकी प्राइमरी इंफॉर्मेशन और सेकेंडरी इंफॉर्मेशन में हुए अंतिम परिवर्तन की छवि लिए होती है, तो जाहिर तौर पर वह अपनी भौतिक चेतना को ऑब्जर्व कर सकता है, जिसमें शामिल है अपने शरीर को महसूस कर पाने की क्षमता, जिसमें अब कोई सेंसेशंस नहीं है। जैसे अब कोई बंधन नहीं हो, कोई कर्म नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं हो। इसके अलावा वह महसूस कर सकता है कई जाने अनजाने भौतिक जीवनों को, परिणामों को, कई जानी पहचानी आवाज़ों को, यादों को, जीवित परिणामों की भावनाओं को जो उससे जुड़ी हैं। उन भावनाओं में छुपे संदेशों को समझ सकता है और प्रति उत्तर में अपने संदेश प्रवाहित कर सकता है। परंतु यह महसूस होने को आप अपनी नियमित चेतना से जोड़कर मत देखिए, बल्कि इसे अपने उस नींद में देखे गए सपने से जोड़ के देखिए जो आपको पूरी तरह याद है, जहां जब तक आप उस सपने में थे आपको वो वास्तविकता लग रहा था, जहां ना तो आपके कर्म नियंत्रित थे और ना ही आने वाला परिणाम पर आपका कोई नियंत्रण था। आप बस एक बहाव का हिस्सा थे जो कब कौन सा विचित्र दृश्य सामने लाएगा इसका पहले से कोई अनुमान नहीं था। लेकिन जैसे ही आंखें खुली और आप नियमित चेतना में लौट आए, तब एहसास हुआ कि जो देखा वो एक सपना था। आपके सपने की ही तरह उस अंतिम क्लिपिंग के लिए एक वास्तविकता का निर्माण होता है, जो उस क्लिपिंग में कैद सेकेंडरी इंफॉर्मेशन में शामिल कीज के वाइब्रेशन आपस में संबंध स्थापित करते हैं और फलस्वरूप इन्हीं वाइब्रेशन से जुड़ी अपनी जीवन की किसी घटना, याद, परिणाम को एक सपने जैसी वास्तविकता के रूप में वह महसूस करता है। लेकिन यह तो संपूर्ण कहानी का मात्र एक छोटा सा हिस्सा भर है। उस क्लिपिंग में कैद कीज के वाइब्रेशंस इस संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण एटर्निटी में बहुत सी अन्य कीज को अपनी ओर आकर्षित करती हैं या उनकी ओर आकर्षित होती हैं, जिसके कारण उस क्लिपिंग में कैद चेतना के अनुभव अनियमित रूप से लगातार बदलते रहते हैं, कभी अत्यधिक पीड़ा के रूप में तो कभी अत्यधिक आनंद के रूप में, जिसकी शुरुआत होती है उन व्यक्तियों, उन परिणामों को महसूस करना जिनकी कीज उसकी कीज को आकर्षित करती हैं या उसकी कीज उनकी ओर आकर्षित होती हैं। लेकिन क्योंकि एक जीवित परिणाम में लगातार परिवर्तन हो रहा है, जिसमें वह की भी बदल रही है जो मृत चेतना को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, इस परिवर्तन से दोनों के बीच का खिंचाव कमजोर पड़ने लगता है और धीरे धीरे कमजोर होता यह खिंचाव अंततः मृत चेतना को परलोक की यात्रा के लिए आजाद कर देता है। इन्हीं वजहों से धर्मों में आत्मा की शांति के लिए निश्चित अवधि का शोक मनाने की बात कही गई है। परंतु दूसरी तरफ इस खिंचाव के कमजोर न होने की स्थिति में मृत चेतना जीवन और मृत्यु के बीच फंसी रह सकती है। इस परिस्थिति को छोड़कर भौतिक आकर्षण से मुक्त हुई क्लिपिंग की कीज का अन्य दूसरी कीज के बीच आकर्षण लगातार जारी रहता है। यह आकर्षण एक सिंगल इंफॉर्मेशन किसी दूसरी क्लिपिंग या क्लिपिंग के एक पूरे समूह किसी से भी हो सकता है। जब भी कोई एक खिंचाव होता है, यानी जब भी क्लिपिंग एक नई की या की के समूह से जुड़ती है, तो संपूर्ण क्लिपिंग की एनर्जी नए परिवर्तन से गुजरती है। यह परिवर्तन है एक नए की मौजूदगी से क्लिपिंग की कुछ या सभी कीज के वाइब्रेशन के पैटर्न में आया बदलाव। और जैसे ही यह बदलाव होता है, वह किसी दूसरी की या की के एक दूसरे समूह की ओर आकर्षित या उसे अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे संपूर्ण क्लिपिंग के वाइब्रेशन के पैटर्न बदलते हुए उसकी गति यानी इंटेंसिटी तय करते हैं और इसी इंटेंसिटी के आधार पर उसका इंफॉर्मेशन ग्रुप बदलने लगता है। यानी कि एक क्लिपिंग प्रत्येक नई की से जुड़ने पर नए इंफॉर्मेशन ग्रुप में स्विच करती है, जिसे ही एक क्लिपिंग में कैद चेतना के अवशेष परलोक की यात्रा के रूप में महसूस करते हैं, जहां प्रत्येक नए बदलावों के साथ उसके अनुभव उसकी क्लिपिंग की इंटेंसिटी के अनुरूप होंगे। जहां हो सकता है वह महसूस करे वो और कुछ अन्य लोगों के साथ किसी अजीब से भूलोक से गुजर रहा है,
जहाँ के विचित्र नज़ारे कभी उदास करते हैं तो कभी आनंद देते हैं। ऐसा भूलोक जो हर नए बदलाव के साथ बदल रहा है, कभी पानी के नीचे चल रहा है तो कभी बरसती आग के बीच भाग रहा है, कभी नर्म घास है तो कभी हवा में तैर रहा है। जहाँ कोई छूट रहा है, मिल रहा है, उसके उद्देश्य बदल रहे हैं, कर्म बदल रहे हैं इत्यादि। लेकिन याद रहे, वहां ना तो कोई पानी है, ना आग है और ना ही कोई भूलोक है। इसे बस वह की के एक समूह के बीच होते वाइब्रेशन का उसकी प्राइमरी की के आधार पर एक परिणाम में रूपांतरण होते हुए देख रहा है। यानी यदि यह क्लिपिंग किसी जानवर की होती तो वह उसे अपने अनुसार महसूस करता। इन्हीं बदलावों से गुजरते हुए वह क्लिपिंग अब अन्य दूसरी क्लिपिंग से जुड़ने लगती है, जिन्हें सक्सेसिव क्लिपिंग्स कहते हैं, जिससे अब वे दोनों क्लिपिंग के वाइब्रेशन मिलकर एक नए वाइब्रेशन के समूह के रूप में फिर एक नई क्लिपिंग से जुड़कर नए वाइब्रेशंस को जन्म देते हैं। ये सभी नए वाइब्रेशन दरअसल नए कॉजेज हैं। जैसे इस क्लिपिंग ए की ये सभी कीज बहुत सी दौलत को दर्शाते हैं, यानी यह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अमीर व्यक्ति रहा था। तो वहीं इस क्लिपिंग बी की ये कीज दान को दर्शाती हैं, यानी इस व्यक्ति ने अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया वह सब दान कर दिया। तो ये दोनों क्लिपिंग यदि सक्सेसिव क्लिपिंग के रूप में इन सभी कीज को एक साथ जोड़ती है तो इस जुड़ाव से पैदा हुआ नया वाइब्रेशन इन सभी कीज के वाइब्रेशन का एक नया रूप होगा, जिसमें छुपी जानकारियां सभी कीज में पहले से मौजूद जानकारियों को एक नया अर्थ देंगी। यानी हो सकता है अब ये दर्शाए बहुत सी दौलत जो धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो जाएगी। परंतु क्योंकि ये अभी तक हुआ नहीं है, यानी अभी तक इसने नए परिणाम को जन्म नहीं दिया है, तो यह अब एक नया कॉज कहलाएगा, जिसे किसी शरीर की तलाश है। धीरे धीरे ये जुड़ती क्लिपिंग्स नए इंफॉर्मेशन ग्रुप में स्विच करती हुई अब एक विशाल समूह के रूप में नजर आने लगती हैं, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, जिसकी अपनी एक खास इंटेंसिटी है जो एक इंफॉर्मेशन ग्रुप में नए जीवन को जन्म देगी। सिंगुलैरिटी के इस विशाल समूह में ये क्लिपिंग्स अब और भी विशाल और संपूर्ण अनुभवों से गुजरती हैं, जिसमें शामिल है अपने ही किसी परिचित व्यक्ति से मिलना या किसी अपरिचित व्यक्ति को अपना बना लेना। साथ ही उसके साथ अपनी कीज के वाइब्रेशन से उसकी कीज के वाइब्रेशन को जोड़ अपना ही एक संसार बना लेना, जहां वे अपने वाइब्रेशन से बनते भूलोक पर विचरण करते हैं, बातें करते हों। सिंगुलैरिटी में प्रत्येक क्लिपिंग के ये अनुभव उसकी इंटेंसिटी के अनुसार अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए कोई एक फलों से लदे वृक्षों के एक बाग में नरम घास पर आनंद से अपने कुत्ते के साथ विचरण कर रहा है। यहाँ वह एक हाई इंटेंसिटी इंफॉर्मेशन को दर्शाएगा, तो वहीं कुत्ता उसके आदेशों को पालन करता एक लो इंटेंसिटी इंफॉर्मेशन, भले ही वह किसी व्यक्ति की चेतना के अवशेष ही क्यों ना हो। परंतु यह हाई इंटेंसिटी इंफॉर्मेशन अपने अर्थ के अनुसार इस लो इंटेंसिटी इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे अर्थ में परिवर्तित कर सकती है। तो वहीं यह लो इंटेंसिटी इंफॉर्मेशन में कैद चेतना अन्य लोगों के द्वारा उसका शारीरिक और मानसिक शोषण करता हुआ अनुभव कर सकता है। परंतु इस संपूर्ण सिंगुलैरिटी में होते इन ढेरों अनुभवों में से अधिकतर बस नए कॉजेज को दर्शाते हैं, जिन्हें पूरा होने के लिए एक नए शरीर की आवश्यकता है। जब किसी प्रजाति में संभोग क्रिया से अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है, तो भौतिक परिवर्तनों के पीछे उसका अभौतिक भाग किसी एक इंफॉर्मेशन ग्रुप में एक खास कोड तैयार करता है, जिसे फर्स्ट कॉल कहा जाता है। यह कॉल दरअसल किसी इंफॉर्मेशन ग्रुप के किसी एक भाग में वाइब्रेशंस का एक पैटर्न है, जिसके अनुसार कीज का अरेंजमेंट उन सभी कीज के बीच स्पिन साइकिल को तय कर परिवर्तनों को नियंत्रित करेगा, यानी एक शरीर की संरचना को तय करेगा। लेकिन केवल तब ही जब यह कोड इंफॉर्मेशन ग्रुप के उस भाग में तैयार हुआ हो जहां कोई सिंगुलैरिटी मौजूद हो। यदि ऐसा ना हो तो वह कोड पूरा नहीं होगा और फलस्वरूप निषेचन की क्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। यह कोड किस इंफॉर्मेशन ग्रुप में बनेगा, यह उस संभोग क्रिया में शामिल नर और मादा के इंफॉर्मेशन ग्रुप और उनकी सिंगुलैरिटी की इंटेंसिटी तय करेगी। यदि कोड हाई इंटेंसिटी ग्रुप में बनता है तो जन्म लेने वाला परिणाम बेशक एक लो इंटेंसिटी ग्रुप में पैदा होने वाले परिणाम से अधिक उच्च जानकारियों के साथ जन्म लेगा।
परंतु एक हाई इंटेंसिटी ग्रुप में बनते कोड और सिंगुलैरिटी के मिलन की संभावनाएं तुलनात्मक रूप से एक लो इंटेंसिटी ग्रुप से कम रहती हैं। खैर, जब एक कोड और सिंगुलैरिटी का स्थान एक ही होता है तो कोड में होता वाइब्रेशन उन कीज को आकर्षित करता है जो उस वाइब्रेशन के पैटर्न को पूरा कर सके। अब ये कैसे होता है, इसे समझने के लिए हम इन 26 अल्फाबेट्स को देखते हैं जिन्हें हमने 26 अलग अलग नंबर दिए हैं। अब कल्पना कीजिए ये सभी 26 अल्फाबेट्स एक सिंगुलैरिटी में मौजूद 26 अलग अलग कीज हैं, जिनके नीचे लिखा नंबर उनमें होते वाइब्रेशन के पैटर्न और उसकी इंटेंसिटी को दर्शा रहा है। अब मान के चलिए इस सिंगुलैरिटी में एक कोड का जन्म होता है, परंतु क्योंकि ये कोड को पूरा करते अल्फाबेट्स अलग अलग ना होकर अपने नंबर के संयुक्त अर्थ के रूप में हैं, तो जब यह कोड जन्म लेगा तो सिंगुलैरिटी को यह कोड संपूर्ण पैटर्न के रूप में ना दिखकर केवल पहले लेटर के वाइब्रेशन के रूप में नजर आएगा, जिसे फर्स्ट कॉल कहेंगे। यह कॉल सिंगुलैरिटी की उस एक या एक से अधिक खास कीज के लिए होती है जो इस वाइब्रेशन के पैटर्न को पूरा कर सके, यानी एच लेटर। इस लेटर के इस कोड से जुड़ने पर इस संपूर्ण कोड की अगली स्पिन साइकिल इस एच लेटर के वाइब्रेशन के अगले पैटर्न को कॉल करेगी, जिसे सेकंड कॉल कहा जाएगा। यानी एच लेटर का वाइब्रेशन तय करेगा कि वह निश्चित परिवर्तन के लिए कौन सी सबसे बेस्ट की के साथ तालमेल बैठाकर इस कोड की अगली कड़ी को पूरा करेगा, और फलस्वरूप यू के लिए कॉल होता है। और इसी क्रम में अगली स्पिन साइकिल में ये एच और यू मिलकर तय करेंगे कि कौन सी सबसे बेस्ट की इनके वाइब्रेशन के पैटर्न को निश्चित परिवर्तन की दिशा में आगे लेके जाएगी। ठीक इसी प्रकार किसी इंफॉर्मेशन ग्रुप में बना कोड अपने पैटर्न को सिंगुलैरिटी की सबसे बेस्ट की के साथ पूरा करता हुआ किसी परिणाम के भौतिक भाग को पूरा करता है, जो पूरी तरह वर्तमान के अनुकूल और अब तक हो चुके परिवर्तनों की उस सिंगुलैरिटी में मौजूद सबसे बेस्ट परिवर्तनों के साथ जन्म लेगा। यह कोड कितनी जल्दी पूरा होगा यह उसकी स्पिन साइकिल और उस कोड को पूरा करती कीज की संख्याओं पर निर्भर करेगा, जिसे हम इस संसार में अलग अलग प्रजातियों के अलग अलग गर्भकाल के रूप में देखते हैं। साथ ही प्रत्येक स्पिन साइकिल में जुड़ती एक या एक से अधिक की एक निश्चित परिवर्तन को दर्शाते हुए गर्भ में पलते भ्रूण के निश्चित परिवर्तनों को दर्शाती हैं। सिंगुलैरिटी में शामिल लाखों क्लिपिंग में कैद चेतनाओं के बदलते अवशेषों के लिए यह कोड मात्र एक प्रवाह के रूप में है जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं। कोड से होता कीज का कॉल उनकी क्लिपिंग में शामिल किसी भी की के लिए हो सकता है, और जब भी ऐसा होता है यानी किसी क्लिपिंग की कोई एक या एक से अधिक की एक कोड का हिस्सा बनती है, तो वे सभी कीज कोड की प्राइमरी इंफॉर्मेशन के रूप में क्लिपिंग की अन्य कीज के द्वारा उसकी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन के रूप में प्रभावित होती हैं। जैसे मान के चलिए ये सिंगुलैरिटी 5 क्लिपिंग का समूह है। प्रत्येक क्लिपिंग से जुड़ी एक या एक से अधिक की के इस कोड को पूरा करने पर ये सभी कीज अपनी अपनी क्लिपिंग या संपूर्ण समूह की अन्य कीज से प्रभावित होंगी, या कह लीजिए इन सभी कीज से बनते कॉजेज उसके भौतिक अर्थ उसके भाग्य को तय करेंगे। और जिस क्लिपिंग की एक भी की इस कोड का हिस्सा नहीं होगी वह पाथ इंफॉर्मेशन इंडेक्स के रूप में इन सभी कीज में बनते अभौतिक अर्थ को प्रभावित कर उनके कॉजेज को पूरा करने में सहयोग करेगी। कोड के संपूर्ण रूप से पूरा होने पर एक और जिंदगी पृथ्वी पर आंखें खोलती है, अपने कंधों पर बीते कल में कई लोगों के कर्मों से जन्मी कुछ अधूरी कहानियों के साथ अनजान जीवन के सफर को पूरा करने। लेकिन क्योंकि अब उसकी चेतना तय स्पिन साइकिल से जुड़ी है, तो वह केवल निश्चित परिवर्तनों को ही ऑब्जर्व कर सकता है। जो कुछ भी अनिश्चित है या दो परिवर्तनों के बीच समय का कोई तालमेल नहीं है, वह स्वतः ही उसकी सोच, उसकी चेतना, उसकी इंद्रियों से जीवन भर दूर रहेगी। यह तथ्य व्यक्ति के पुनर्जन्म पर भी लागू है। यानी यदि किसी का जन्म किसी गुजर चुके व्यक्ति की बहुत सी क्लिपिंग से मिलकर हुआ है, तो भी वह सभी क्लिपिंग के श्रृंखलाबद्ध परिवर्तनों को भौतिक संसार की किसी भूतकालीन श्रृंखलाबद्ध घटनाओं से जोड़कर तो ऑब्जर्व कर सकेगा, परंतु वे सभी क्लिपिंग मृत्यु से जीवन के बीच जिस अनिश्चित परिवर्तनों से गुजरी है उसे नहीं।
और इस तरह एक जीवात्मा का पुनर्जन्म एक नए शरीर के रूप में पूरा होता है। बार बार लगातार ये इंफॉर्मेशन नई नई कॉजेस को लिए भौतिक जीवन की शक्लें बदलती रहती हैं और गुजरे जीवन की चेतनाएं मिटती जाती हैं। परंतु जरूरी नहीं कि प्रत्येक क्लिपिंग इस जीवन मरण के चक्र से बंधी रहे। कुछ विशेष कारणों में क्लिपिंग की इंटेंसिटी अत्यधिक और ऐसे कॉज लिए आज़ाद होती है जो उसे सीधे ही अपनी या किसी हाई इंफॉर्मेशन ग्रुप में किसी सिंगुलरिटी की पाथ इंफॉर्मेशन इंडेक्स से जोड़ दे, जहां से वह एक विशाल चेतना के रूप में एटर्निटी के अन्य आयामों की यात्रा करेगी। और वास्तविक रूप में यही जीवात्मा का मुक्ति द्वार भी है, उसे अपने ही ईश्वर के हृदय में जगह मिल जाना। वह ईश्वर जो जीवन भर आपसे उतना ही पास था जितनी दो आंखों के बीच की दूरी है, जिसे हमारे भौतिक अर्थ के कारण उतना ही दूर बना दिया जितनी एक रेत के कण और इस ब्रह्मांड के आखिरी छोर के बीच की दूरी है।